आज हम 8th क्लास में साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम पहले इसका डेफिनेशन क्लियर करते हैं। इसका डेफिनेशन ना नाम से क्लियर हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब माइक्रो का मतलब टाइनी, ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी लिविंग थिंग जिसमें लाइफ हो। ठीक है, तो कोई भी छोटी चीज़ जिसमें लाइफ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे उसको। ठीक है, ठीक, इसका पहला लाइन है, योगर्ट इज मेड बाय बॉइलिंग मिल्क एंड एडिंग कर्ड बैक्टीरिया। तो जो योगर्ट एक टाइप का कर्ड होता है, उसमें अगर अब इसको बनाने का तरीका बताएं, इसमें कि अगर हम एक बॉइलिंग मिल्क में हम एक बैक्टीरिया डालेंगे, कर्ड बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस को डालेंगे तो वो योगर्ट या कर्ड में चेंज हो जाएगा। इट इज़ देन केप्ट वार्म फॉर सेवरल आवर्स, तो उसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द बैक्टीरिया इन द कर्ड मल्टीप्लाई एंड टर्न द शुगर इन द मिल्क इनटू एसिड। ठीक है, इस टाइम में जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वो मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा और उसको, और जो मिल्क शुगर है, ठीक है, उसको एसिड में चेंज करेगा। उस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। मिल्क में ना एक स्पेशल टाइप का शुगर होता है, वो उसको चेंज करता है एसिड में और वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, द एसिड मेक्स द मिल्क गो थिक एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एनी हार्मफुल बैक्टीरिया। तो जो मिल्क में जो एसिड है, लैक्टिक एसिड, ये ना मिल्क को थोड़ा थिक बना देता है। ठीक है, गाढ़ा बना देता है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोकता है। इनहिबिट्स मीन्स रोकना। The bacteria in the yogurt are very good for digestive system। जो लैक्टोबैसिलस है योगर्ट में, वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल, लेट अस लर्न अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। ठीक है, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे दिया है तुम्हारी माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेशन दे रखी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। तो टाइनी मीन्स माइक्रो, लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से इसके नाम से आधा डेफिनेशन क्लियर हो लेता है। दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि ये हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको देखने का तरीका, मतलब इनको देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ओनली सीन अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड दैट टू व्हेन दे आर इन ग्रुप। ठीक है, इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन ये तभी दिखाई देते हैं जब ये ग्रुप में हो। हम एक अकेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख नहीं सकते। इनको जब तक ग्रुप में ना हो तब तक इनको देख नहीं सकते। दे आर बेटर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप विद हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, इनको देखने का और अच्छा तरीका माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के थ्रू अगर हम इसको देखेंगे तो ये और अच्छे से दिखाई देंगे, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा है, वो और अच्छे से, वो उनको और अच्छे से बड़ा करके दिखाता है। These tiny microorganisms are also called microbes। ठीक है, ये tiny microorganisms को microbes भी कहते हैं। Microbes are varying size and the shapes। Microbes के अलग अलग साइज और उनके शेप्स होते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक वायरस होता है, उसका साइज करीब 0.02 म्यू एम से 0.2 म्यू एम तक होता है। ठीक है, इतना बड़ा मतलब बहुत काफ़ी छोटा होता है, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस। और अलग अलग शेप्स के मिलते हैं, जैसे तुम्हारा जो बैक्टीरिया एक रॉड शेप होगा, स्फेरिकल होगा, या फिर तुम्हारा स्पाइरल शेप होगा ऐसे। ठीक है, ऐसा ऐसा शेप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ऑल काइंड ऑफ सराउंडिंग अंडर ऑल कंडीशन ऑफ वेदर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो, वो हर तरह के एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ठीक है, चाहे कैसी भी कंडीशन और वेदर हो, मतलब हर तरह का वेदर में सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रोब्स आर यूजफुल वाइल सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल लेते हैं और कुछ हमारे हार्मफुल लेते हैं, और इवन पॉइजनस फॉर द लिविंग बींग्स। और कुछ हमारे लिए कई मतलब पॉइजनस होते हैं। ठीक है,
We dread harmful microorganisms. The study of the microorganisms is called the microbiology. तो microorganism की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. द वर्ड माइक्रो इज वेरी स्मॉल. ठीक है, जो माइक्रो वर्ड का मतलब है वो होता है वेरी स्मॉल. Microbes being very small in size were not seen by men early days. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हुआ करते तो काफ़ी पुराने टाइम पे ये इनको देख नहीं पाए थे लोग. इवन हम लोगों ने इनको कभी ऑब्जर्व नहीं किया तब काफ़ी पहले. हेंस मैन वाज इग्नोरेंट अबाउट देम. तो अब तो लोगों ने इनको इग्नोर किया था क्योंकि ये देख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह था नहीं. Man had learned from the experience that milk may form curd may get sour, sugar solution change into an alcoholic drink. ठीक है. अब इंसान ने ना ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि हम मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं. कर्ड फिर खट्टा हो जाता है और जो शुगर सोल्यूशन है वो अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं. एंड डो मेड गेट फर्मेंटेड. और जो डो है उसको फर्मेंट कर सकते हैं. यानी कि डो मतलब तुम्हारा जो आटा गूंथते हैं वो उसको डो बोलते हैं. ठीक है. व्हेन केप्ट ओवरनाइट एट द वार्म प्लेस. जब इनको रात पर पूरा किसी गर्म जगह पर रख देते हैं. ठीक है. तो ये डो को फर्मेंटेशन तुम्हारा हिंदी में बोलते हैं इसको किडबन. ठीक है. किडबन. ठीक है. फर्मेंटेशन. सिमिलरली मैन सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज. या कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज़ कॉज करते थे. डिजीज उनकी वजह से कोई बीमारियाँ होती थी. The pus formation in a wound and a cold and fever were very common problem. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पस वगैरह बन जाता था घाव में. वूंड मीन्स घाव. ठीक है. तो क्या होता था जब हम घाव को खुला रखते हैं, वूंड मीन्स पहले होता है घाव. ठीक है. अगर पहले क्या होता था, पहले पता नहीं था हमारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो इसको ये खुला रखते थे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पस पड़ जाता था. पस होता है तुम्हारा जो जब चोट घाव बनता है तो उस पर तुमने देखा होगा साइड से या फिर उस पर कभी कभी वाइट वाइट कलर का कुछ भर जाता है पानी सा, उसको पस बोलते हैं. ठीक है. और कॉमन कोल्ड और फीवर बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी पहले. अर्ली मैन बिलीव दैट दीज ऑल एलिमेंट्स आर ड्यू टू द wrath ऑफ गॉड. wrath होता है नाराजगी. ठीक है. तो पहले लोगों को लगता था कि ये सब इसलिए हो रहा है कि भगवान हमसे नाराज़ हैं और ड्यू टू ईविल स्पिरिट. और वो सोचते हैं कि या तो भगवान नाराज़ हैं या फिर ये कोई बुरी आत्माओं की वजह से हो रहा है. इग्नोरेंट मैन यूज टू विजिट सॉर्सरर्स फॉर रिलीफ. अब जब आदमी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं था तो वो सोचता था कि ये भगवान या फिर बुरी आत्माओं की वजह से हो रहा है, तो वो कुछ जादू टोना करने वाले लोग पे विश्वास करते थे. तो सॉर्सरर्स होते हैं जो लोग जादू टोना करते हैं. ठीक है. जादू टोना वगैरह करते हैं तो उनके पास जाते थे. थ्रू आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स वर मेकिंग यूज ऑफ पोल्टिस एंड द कॉन्कॉशंस. ठीक है. पोल्टिस मीन्स मतलब तुम मान लो जो लगाते हैं ना, जड़ी बूटी को पीस के बनाते हैं एक लेप टाइप का, तो वो उनके घाव वगैरह पे लगाते थे कुछ मेडिसिनल प्लांट को यूज़ करके. ठीक है. मेड फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉयल्स एंड द डिजीज. बॉयल्स होता है तुम्हारा फोड़ा होता है. ठीक है. बॉयल्स फोड़ा टाइप का बन जाता है तो उसको बॉयल्स कहते हैं. बट ऑल वर इग्नोरेंट फॉर द रियल कॉज ऑफ द डिजीज और द सेप्टिक इन एन इंजरी. पर ये सब बीमारियां थी और जो घाव वगैरह थे ये सब इग्नोर किए जाते हैं कि उनका रियल कॉज क्या था वो किसी को नहीं पता था. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर अननोन टू द वर्ल्ड टिल द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो दुनिया से छुपे हुए रहे थे जब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई, सूक्ष्मदर्शी को डिस्कवरी नहीं हुई. ठीक है. थर्ड टॉपिक है अगला, डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप.
It was the discovery of the microscope that helped man to learn about the microorganism. ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से इंसान ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया. अ हैंड लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. जो हैंड लेंस या फिर जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ये, ठीक है, इससे उससे पहले सबसे पहले हमने थोड़ा देखना शुरू किया था. एन अरेंजमेंट इन विच टू लेंसेज आर यूज इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब इससे एडवांस एक और बनाया गया, इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसको सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसमें दो लेंस का यूज़ होता था. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड मैग्नीफाइड अप टू 1000 टाइम. ये ना इस सिंपल माइक्रोस्कोप की बजाय इसको करीब इसके 1000 गुना उसको बड़ा करके दिखाता था. For viewing still smaller object we used to make an electron microscope. अब क्या होगा, और छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो चीज़ें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देती उससे भी छोटी चीज़ें देखने के लिए हमने बनाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, इन विच द हाफ a million times magnified image of an object is seen on a screen. ठीक है, तो इससे मतलब बड़ी और भी कई डिटेल में हमें चीज़ें दिखने लगी थी. Nearly 50,000 kinds of microorganisms have been identified and described. ठीक है, अब करीब 50,000 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देख लिए हैं. ठीक है, ये इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से. वायरस कुड बी आइडेंटिफाई ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, वायरस को हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और इन दो से नहीं दिखाई देते. The types of microorganisms. There are the many types of microorganisms. We can classify them in 5 major groups. These groups are given below. ये 5 तरह के बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड द फंजाई. तो तुम्हारा ये दे रखा है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड द फंजाई. तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक, viruses are the smallest of the all microorganisms and can only seen under the electron microscope. तो वायरस सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में से सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं हम. वायरस हैव सिंपल स्ट्रक्चर. दे आर referred to as a particle not a cell. ठीक है, वायरस वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल है. ठीक है, मतलब इसमें कोई खास मैकेनिज्म नहीं है इनकी सेल्स में. ठीक है, तो इनको ना एक तरह से पार्टिकल कहते हैं, इनको सेल्स कहते ही नहीं, क्योंकि ये, ठीक है, क्योंकि ये ना एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं. तो बेसिकली ये कोई सेल्स नहीं है, इनको पार्टिकल कहते हैं. एंड एज दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास सेल में स्ट्रक्चर, अब सेल में ना कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी वजह से हम उसको सेल कहते हैं. जैसे कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया टाइप कुछ ऑर्गेनेली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस वगैरह और सेल वॉल. ठीक है, इन चीज़ कुछ कैरेक्टर होते हैं सेल की जिसको जो वायरस के पास नहीं थे, तो इसको तो इसको ए सेलुलर भी कहते हैं. ए सेल्यूलर वायरस इज. तो ठीक है, एक लाइन याद रख लो कि वायरस इज ए सेल्यूलर पार्टिकल. ठीक है, ए सेल्यूलर पार्टिकल. ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोई सेल है नहीं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है, जिसका सेलुलर कैरेक्टर नहीं है. ये सेलुलर इसलिए बोलते हैं, सॉरी, क्योंकि इसके पास कोई सेल के कैरेक्टर नहीं है. ठीक है, और इनको पार्टिकल बोलते हैं बेसिकली. ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक मैटर, आरएनए और डीएनए सराउंड बाई ए प्रोटीन कोड. ठीक है, जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बाहर का होता है जैसे प्रोटीन का कोड बना होगा कोई. ठीक है, और इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डीएनए होगा, ठीक है, या फिर आरएनए होगा. ठीक है, दोनों चीज़ कभी एक साथ, एक ही वायरस में कभी दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगी, या तो डीएनए ही होगा या फिर आरएनए ही होगा. ठीक है, और वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक.
They lie in a borderline between the living and the non-living, as they show some characteristic of living beings and some character of the non-living object. ठीक है, अब ये ना बिल्कुल लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ही आते हैं, इसलिए इनको ये ना अपवाद होते हैं कि ना तो ये लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। अब इनको हम लिविंग और नॉन नॉन लिविंग की एकदम बॉर्डर लाइन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन क्यों है, ऐसा इनके पास क्या है कि हम इनको ना ही लिविंग बोल रहे हैं ना इनके पास ये ना दोनों करेक्टर शो करते हैं। जैसे कि लिविंग का पहले हम देखते हैं, अगर ये किसी सेल के अंदर है ना, किसी दूसरे सेल के अंदर किसी दूसरे सेल के अंदर है तो ये एक्टिव है बिल्कुल, यानी कि ये ग्रो करेंगे, ठीक है, अपना अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ग्रोथ एक लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक लिविंग का कैरेक्टर शो किया। लेकिन जब ये सेल के बाहर होते हैं, ठीक है, अगर ये सेल के बाहर हैं तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई, बस ऐसे ही पड़े रहेंगे जैसे हैं वैसे हैं, जब तक इन्हें कोई होस्ट नहीं मिल जाता, कोई सेल नहीं मिल जाती इसके अंदर ये जा सकें। इसलिए ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। Viruses infect plant, animals and the humans and act as a parasite। ये जो वायरस होते हैं वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करते हैं एंड एक्ट एज अ पैरासाइट। तो ये एक पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब जो अपनी लाइफ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहे, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पैरासाइट के एग्जाम्पल तुमने वो देखा होगा, एक कस्क्यूटा होता है, कस्क्यूटा, उसको अमरवेल बोलते हैं। वो क्या करती है, दूसरे पेड़ पे उसे डाल दो तो उसका न्यूट्रिशन सारा ले लेती है। और तुम्हारा लीच चौक हो गया, ठीक है, चौक, वो क्या करती है, वो दूसरे बॉडी पे लग जाती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे खून लेती रहती है हमेशा। तो ये लोग पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं परजीवी, ठीक है। The viruses cannot reproduce on their own, they only reproduce inside the living host cell, ठीक है। तो ये बताया कि ये जब तक सेल के अंदर होंगे तो तभी ये रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि तभी ये ग्रो करेंगे, और बाहर होंगे तो नहीं करेंगे। Some common viruses are the poliovirus, influenza virus and the bacteriophage, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम दिया है इन्फ्लुएंजा वायरस का। अच्छा, इसमें ना देखो, ये जो अभी है, जो तुम्हारा कोरोना चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। तो वो जो कोरोना है वो इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली का ही वायरस है, ठीक है। जो कोरोना है तो इन्फ्लुएंजा फैमिली का ही वायरस है, ठीक है। क्राउन शेप होता है इसी जैसा। अब आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स ऑन द लिविंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज एक स्पेशल टाइप का वायरस होता है जो दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये दे रखा है तुम्हारा डायग्राम, जो रेड कलर का दिखाया है, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। और जो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये पूरा बैक्टीरिया है जिस पे ये वायरस लगा हुआ है, इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है। एंड रिप्लिकेट्स विद इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना जो न्यूक्लिक मैटर होता है ना, वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर डाल देता है। तो क्या होता है फिर वो ना उसका जो न्यूक्लिक डीएनए या आरएनए जो भी होता है उसके पास, वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर डिवाइड करेगा तो उससे उसका नंबर बढ़ेगा। इन द प्रोसेस बैक्टीरियम इज किल्ड एंड डिस्ट्रॉयड। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया है वो मर जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर द वायरस नेम एज अ बैक्टीरियोफेज मीनिंग बैक्टीरिया ईटर, ठीक है। अब इसी कैरेक्टर की वजह से इसी को बैक्टीरियोफेज नाम दिया है। यानी कि फेज मतलब बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया ईटर। फेज का जो मतलब होता है वो होता है ईटर, ठीक है। तो बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज। द फेज वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज फेगस, ठीक है, मीनिंग ईटर, ठीक है। फेगस यानी कि ईटर। Alec Menshikov, the Russian scientist,
who discovered the bacteriophage called them phagocytes। जो एलिक मेचनकॉफ थे, जो रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इन्होंने इसको सबसे पहले फेगोसाइट्स बोला, बैक्टीरियोफेज नहीं नाम था, इन्होंने इसको फेगोसाइट्स बोला, फेगोसाइट। ठीक है, तो फेगो मीन्स ईटर और साइट मीन्स होता है सेल। ठीक है, अब बैक्टीरिया ना एक तरह का सेल ही होता है। ठीक है, तो जो जो भी सेल को खाएगा उसको फेगोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो virus is named after the name of the host or the disease or the effect it causes। जो वायरस का जो नाम है ना, अलग अलग वायरस का अलग अलग नाम होता है, तो उसको बेसिकली उसके होस्ट के नाम पे, या फिर जो डिजीज़ वो कॉज करता है उसके नाम पे, या फिर जो डिजीज़ कॉज करता है और उससे कुछ इफेक्ट आता है उसके नाम पे उसको वायरस को नाम देते हैं अलग अलग। वायरोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग वायरसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन देयर होस्ट। वायरोलॉजी एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें वायरस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वायरस और वो अपने होस्ट पे क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके जो सब वायरोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, वायरोलॉजी के अंदर ये सब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरस। सो फार ओनली हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरसेस आर नोन, जैसे कि कॉमन कोल्ड वायरस कॉल्ड द राइनो वायरस अटैक नोज एंड थ्रोट सेल। जो कॉमन कोल्ड होता है, जो सर्दी होती है ना, वो एक वायरस की वजह से होता है, उसका नाम है राइनो वायरस। तो वो तुम्हारा नाक पे और तुम्हारा गले पे ही केवल अटैक करता है, ये लंग्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, पॉइंट याद रखना कि कॉमन जो राइनो वायरस है वो लंग्स पे अटैक नहीं करेगा, केवल नोज और थ्रोट तक ही करेगा अटैक। ठीक है, common viral disease in the human includes the rabies, yellow fever, dengue caused by the bite of Aedes mosquito। जो डेंगू है ना वो एडीज की वजह से होता है, एडीज। ठीक है, अच्छा, जो जितने जितनी बीमारियां होती हैं ना मच्छरों से, जैसे मलेरिया या फिर डेंगू, ये सारी मच्छर से होती है। तो जो हमेशा ना फीमेल मॉस्किटो ही हमेशा क्या कहते हैं ये फैलाती है। ठीक है, मेल मॉस्किटो नहीं फैला सकता ये कभी भी। ठीक है, हमेशा ये आगे फीमेल एडीज मॉस्किटो हमेशा फैलाएगी। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मीजल, रुबेला एंड मम्स। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो मम्स, मीजल्स और रुबेला, इन तीन वायरस की ना वैक्सीन है जो सबको लगती है, उसका नाम है MMR। सुना होगा शायद, एक MMR वैक्सीन होती है, इसका नाम होता है मम्स, मीजल, रुबेला। ये वैक्सीन लगती है सबको। ठीक है, बचपन में। फिर आता है HIV वायरस। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉजेज एड्स। ठीक है, तो HIV एक वायरस है, ठीक है, जो बीमारी कॉज करता है एड्स। ठीक है, ठीक है, ये एड्स कॉज करता है। ठीक है, अब इसका नाम पे देखो तुम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि अब ये क्या करता होगा कि ये वायरस ह्यूमन की इम्यून सिस्टम पे काम करता होगा, इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, उस पर ये अटैक करेगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा अब इम्यून सिस्टम तुम्हारा सारा गिर गया, तो उससे तुम्हें हर बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। जो तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी थी वो अब ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगी, तुम्हें बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हो जाती हैं और वो अच्छे से ठीक भी नहीं हो पाती। तो इस बीमारी में यही होता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक सिंड्रोम। ठीक है, 3 टर्म होते हैं, डिजीज, डिसऑर्डर और सिंड्रोम। ठीक है, डिजीज यानी कि सिंपल बीमारी, तुम्हें कोई बीमारी हो गई। डिसऑर्डर यानी कि किसी चीज़ की जो नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है बॉडी में, डिसऑर्डर है। ठीक है, सिंड्रोम यानी कि कई सारी बीमारियां हो गई एक साथ, तो वो सिंड्रोम में आ जाती है। ये 3 टर्म। फिर अगला है FMOV वायरस कॉज द फुट एंड माउथ डिजीज इन द कैटल। ठीक है, कैटल जो फुट एंड माउथ डिजीज है, जो FMOV वायरस है, फुट एंड माउथ डिजीज कॉज करता है कैटल में। कैटल में जो तुम्हारे गाय भैंस वगैरह है वो सारे आते हैं।
Some plants are also affected by the viral disease such as the leaf curls in the tobacco by the tobacco mosaic virus TMV। ठीक, कुछ वायरस हैं जो प्लांट में भी डिजीज कॉज कराते हैं, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, ये रहा। ठीक है, ऐसा ऐसा लीफ हो जाता है टोबैको की पत्तियों में, यहाँ यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा फुट एंड माउथ डिजीज वायरस का। अच्छा फैक्ट, ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट द वाटर फ्रॉम द रिवर गंगा बीइंग अ गुड हैबिटेट फॉर द फेगोसाइट्स रिमेन फ्रेश फॉर द ईयर्स। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि जो है गंगा का पानी है, ठीक है, वो फेगोसाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और काफ़ी सालों तक क्या कहते हैं, फ्रेश रहेगा। फॉर दिस क्वालिटी वी कंसिडर वाटर फ्रॉम द रिवर गंगा as a pious water. The reason behind water from the river Ganga remaining fresh for long is that the phagocyte in it eat away the bacteria and the phagetic germs which are cause the pollution in water। ठीक है, तो ऐसे मान कहते हैं, जो अभी ये कंसेप्ट है फेगोसाइट्स का। ठीक है, उसमें कई सारे फेगोसाइट्स हैं, कोई सेल गंगा के पानी में जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। जब बैक्टीरिया को खा जाएंगे तो पानी गंदा होने के चांसेस कम रहेगा, तो इसलिए इसलिए मानते हैं कि गंगा रिवर का पानी इतना आसानी से वो नहीं होगा गंदा। नाउ विद एक्सेसिव पोल्यूशन इन द रिवर गंगा द वाटर इज लॉस्ट क्वालिटी। अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो अब कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन जब हो गया तो क्वालिटी गंगा के पानी की थोड़ी ख़राब हो रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया। The Anton von Leeuwenhoek was the first person known to have observed bacteria under the magnifying glass। तो एंटन वॉन लीवनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था मैग्नीफाइंग ग्लास से। Since then the thousands of the species of bacteria have been identified। तब से कई सारी बैक्टीरिया की प्रजाति, स्पीशीज में होता है प्रजातियाँ, ठीक, कई सारी प्रजातियाँ होती है बैक्टीरिया की। जैसे तुम्हारा ये देखा इन्फ्लुएंजा वायरस में तुम्हारा ये कोरोना वायरस आता है, और ये तुम्हारा कौन सा फ्लू वायरस वगैरह आते हैं, कई सारे बैक्टीरिया के बारे होते हैं। बैक्टीरिया आर द वन सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया आर द यूनिसेल वन सेल यानी कि यूनिसेलुलर मान लो, ये यूनिसेलुलर, सॉरी ये यूनिसेलुलर। तो दो टर्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेल्यूलर में फ़र्क ये होता है कि यूनिसेलुलर की जो सेल होती है वो एक ही सेल ना सारे काम करती है, और मल्टी सेल्यूलर में जो एक सेल का ग्रुप होगा वो एक ही काम करेगा और दूसरे सेल का ग्रुप अलग काम करेगा। मतलब इनमें भी ग्रुपिंग होती है, लेकिन वो सारी सेल सारे काम करती हैं। वो एक ग्रुप की सारी सेल सारे काम, इसमें एक ग्रुप की एक सेल एक काम करेगी, दूसरे ग्रुप की सेल अलग काम करेगी, और तीसरे ग्रुप की सेल अलग काम करेगी। तो ऐसा होता है, ये फ़र्क होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्युलर में। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया मतलब हर जगह मिल जाते हैं मोस्टली। बैक्टीरिया आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉन ग्रीन माइन्यूट सेल। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉन ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर के नहीं है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, और माइन्यूट से बहुत छोटे सेल्स हैं, माइन्यूट सेल ऑफ द डिफरेंट शेप्स। ठीक है, छोटे सेल्स हैं और ये काफ़ी अलग अलग शेप्स के होते हैं। Each shape represent a kind of bacterium। जो हर एक शेप है वो अपने बैक्टीरिया को शो करती है, यानी कि बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म हो गया बैक्टीरिया। सम शेप्स आर गिवन बिलो, जैसे कि बैसिलस यानी कि रॉड शेप, क्योंकि सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया मिलते हैं ना सबसे ज़्यादा तरह के, वो रॉड शेप के बैक्टीरिया मिलते हैं। कोकस इज स्फेरिकल और बेल शेप, यानी कि ये कोकस ऐसा होगा या फिर स्फेरिकल या फिर ये रहा बेल शेप। ठीक है, स्फेरिकल बेल शेप। विब्रियो इज अ कॉमा शेप। विब्रियो बैक्टीरियम इज ऑलवेज सिलिएटेड। ठीक है, कॉमा शेप बैक्टीरिया यानी कि ये एस टाइप का होगा, इस टाइप का बैक्टीरिया होता है। और यहाँ पे ना सिलिया निकला होता है, ये सिलिया बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये इनके पास सिलिया, तो ये इसको सिलिया होता है, ये धागा धागा सा सिलिया बोलेंगे इसको।
ठीक है। और एक है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप यानी कि ये तुम्हारा स्पाइरेलियम, स्पाइरेलियम इस टाइप का बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में। Bacteria like the Escherichia coli present in the human intestine produces vitamins for us, ठीक है। जो Escherichia coli हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। और ये हमारे लिए वहाँ पे विटामिन, जो हमारे नेसेसरी विटामिन होते हैं वो उनको बनाता है। Some bacteria are the herbivores. Some bacteria in herbivores help in the digestion of cellulose present in the grass and leaves and eaten by them. तो कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय भैंस, कैटल्स जो बोल बोलते हैं इनको, गाय भैंस, उनके इंटेस्टाइन में रहता है ये सेलुलोज। हम लोग नहीं डाइजेस्ट करते, ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि हम पहले कभी डाइजेस्ट कर लेते थे। तो तुमने सुना होगा एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे पहले मानते हैं कि वहाँ पे पहले सेलुलोज डाइजेशन के लिए हेल्प करते थे जब हम पत्तियाँ वगैरह खाते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते सेलुलोज, ठीक है। केवल कैटल डाइजेस्ट कर सकते। Acetobacter helps in the production of the vinegar from the fruit juice and lactobacillus help in the making the curd from the milk। जो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है इसका पूरा नाम होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द विनेगर फ्रॉम द फ्रूट जूस। ये फ्रूट जूस से तुम्हारा विनेगर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में बनाता है। जो लैक्टोबैसिलस का पूरा नाम है वो है लैक्टोबिलस एसिडोफिलस, ठीक है। ये ना मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। Some bacteria are useful for preparing vaccines and the antibiotics such as the streptomycin and the gramicidin। तो कुछ बैक्टीरिया वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रामिसिडिन में। Some decomposer bacteria break down the dead organic matter in soil, बायोगैस प्लांट्स एंड जो सीवेज डिस्पोजल। कुछ डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो फूल पत्ती जो गिर जाती हैं ज़मीन पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर या लकड़ी वगैरह, ठीक है, उसको सॉइल में उसको सॉइल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं छोटे पार्ट में, छोटे स्मॉल एलिमेंट, छोटे स्मॉल केमिकल्स में तोड़ते हैं, ठीक है। और जैसे बायोगैस प्लांट में होते हैं, ठीक है, उस वहाँ से बायोगैस बनती है, तो काफ़ी हेल्प काम में आती है। और सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। तो वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया like the rhizobium present in the root nodules of the leguminous plant। लेग्यूम्स यानी कि लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। मेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्लांट्स, ठीक है। तो क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं कुछ, तुमने देखा होगा लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है ना, इस टाइप का रूट होता है, इस टाइप का उनका रूट होता है प्लांट का। तो ये ना रूट में यहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं। लेग्यूम का मतलब होता है, सॉरी, नोड्यूल्स का मतलब होता है गांठें, ठीक है। जैसे गांठ भी पड़ जाती है जड़ में, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी कि ये ना अमोनियम कंपाउंड को नाइट्रोजन में चेंज करता है। तो ये प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तुमने देखा सुना होगा कि प्लांट के लिए नाइट्रोजन हेल्पफुल होती है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें मोस्टली नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। harmful bacteria, the bacteria spoil the milk, meat, fruit, vegetables and the other food items। ठीक है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो दूध, मांस और फ्रूट्स वगैरह को ख़राब कर देते हैं। कंजप्शन ऑफ द स्पॉइल्ड और द इन्फेक्टेड फूड माइट रिजल्ट इन द फूड पॉइजनिंग और अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अगर हम जैसे गंदा स्पॉइल्ड फूड वगैरह खाएंगे तो ये फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है इससे। Some of the diseases caused by the bacteria are the diphtheria, whooping cough, tetanus, tuberculosis, टाइफॉइड एंड द कोलेरा, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, जैसे डिप्थीरिया, ठीक है। ये तुम्हारा होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया में क्या होता है कि गले में ना एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, यानी कि एक झिल्ली सी बनती है, तो उससे ना सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो काफ़ी
तो ना इसमें सांस में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में। वूपिंग कफ, इसका ये बैक्टीरिया है बॉर्डेटेला परट्यूसिस। ठीक है, बॉर्डेटेला परट्यूसिस। ठीक है, इसको ना इस बीमारी को परट्यूसिस भी कहते हैं खाली, इसको कॉमनली कहते हैं वूपिंग कफ, कॉमनली वूपिंग कफ बोलते हैं। ये टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, इसमें क्या होता है टिटनेस में, इस बैक्टीरिया से एक लॉक जॉ कहते हैं इस बीमारी को। ठीक है, ठीक है, इसका टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह लगता है। अगर ये हो जाए तो क्या होता है, पूरा मसल होता है ना जो जॉ का, पहले जो मुंह का मसल होता है वो काम करना बंद कर जाता है, और धीरे धीरे करके ना थोड़ा मसल, बॉडी के कई सारी मसल्स काम करना बंद कर जाती हैं बिल्कुल वहाँ पे, तो वो मतलब ख़राब हो जाती, काम नहीं करती हैं, तो लॉक जॉ कहते हैं, इससे पूरा मुंह रुक जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, इसको कॉमनली टीबी कहते हैं। ठीक है, तो इसका बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इससे टीबी होता है, इसको कॉमन, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। टाइफॉइड, ठीक है, हाँ टाइफॉइड का होता है, हाँ क्या होता है टाइफॉइड, टाइफॉइड का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे टाइफॉइड होता है। और कॉलेरा से होता है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, अच्छा ये कॉलेरा का जो है ना बैक्टीरिया, इसमें देख रहे हो पहला नाम विब्रियो, तो ना इससे इसका शेप का पता चल रहा है, विब्रियो, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप बैक्टीरिया, इस पे होगा सीलिया। ठीक है, इस शेप का बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया causes the disease in plants and animals as well. Okay, well, some of the common bacteria diseases are bacterial wilt in plant and anthrax in animal. ठीक है, मतलब कुछ बैक्टीरियल डिजीज में प्लांट्स में विल्ट डिजीज कॉज करता है और एनिमल में एंथ्रैक्स कॉज कराते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो फिर आता है ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ द सिंपल एंड द यूनिसेलुलर एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल्स आर द अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, प्लाज्मोडियम। अमीबा इज द मोस्ट सिंपल प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल है, सिंपल एंड द यूनिसेलुलर एनिमल। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, प्लाज्मोडियम। और इन सब में से अमीबा सबसे सिंपल प्रोटोजोआ है। ठीक है, और कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द फर्स्ट एनिमल। ठीक है, इनको सबसे पुराना माना जाता है, मोस्ट प्रिमिटिव प्रोटोजोआ। हाँ, useful protozoa. There are some plant-like autotrophic protozoan called the phytoplanktons. They serve as food for bigger sea animals. तो जो phytoplanktons होते हैं, ठीक है, प्लांट लाइक होते हैं यार, ये बहुत छोटा छोटा प्लांट लाइक मान लो। सबसे बेसिक जो पानी में सबसे बेसिक लेवल पे होते हैं ना, वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इनको फिश वगैरह खाती हैं। serve as a food for the bigger sea animals such as the whales. ठीक है, they are they are part of many food chain in aquatic ecosystem. ठीक है, पानी के अंदर फूड चेन होती है, यानी कि फूड चेन में मतलब पता चलता, फूड चेन से हम देखते हैं कि कौन सा एनिमल किसको खाता है। जैसे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, और फिर जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको कोई दूसरा कार्निवोर एनिमल होता है वो खाता है, और जो और कार्निवोर एनिमल है उसको और से बड़ा जो कार्निवोर है वो खाएगा, तो ऐसे फूड चेन चलती जाती है। तो उनमें सबसे बेसिक पे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। ठीक है, हार्मफुल प्रोटोजोआ, एंटाबीवा कॉज द amoebic dysentery and the Giardia causes the giardiasis. These diseases are usually caused by the unhygienic habits such as not cleaning one's hand
after visiting toilet और before handling food or not storing the food in clean containers। ठीक है, तो एक बीमारी है एंड अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, जो कॉज करता है एंट अमीबा। इसका पूरा नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, और जियार्डिया होता है, उससे जियार्डियासिस कॉज होती है, इस बीमारी होती है। ठीक है, ये जो डिजीज़ होती है ये बेसिकली तभी होती है जब हम सफाई नहीं रखते, जैसे हाथ को साफ़ नहीं किया, ठीक है, और ऐसे ही गंदे हाथों से फूड खा लिया, खाने को खा लिया, और जो खाना है उनको साफ़ कंटेनर में नहीं किया या फिर गंदा पानी पी लिया, तो इन वजह से बेसिकली होती है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम कैरिड बाय द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, जो मलेरिया बीमारी है प्लाज्मोडियम से होती है, और इसको जो कैरी करती है प्लाज्मोडियम को वो है फीमेल एनोफ्लीज, यानी कि जैसे, ठीक है, जैसे बोला था जितनी मच्छर वाली बीमारी होती है वो सारी फीमेल मॉस्किटो से होती हैं। ठीक है, तो जैसे कोई मच्छर है, ठीक है, उसके अंदर ना ये प्लाज्मोडियम रहता है। ठीक है, तो कैसे कॉज करता है ये बीमारी, जैसे अगर ये कोई मच्छर है इसके अंदर प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये आके किसी को काटेगा यानी कि खून लेगा, तो ये उसके सलाइवा के साथ ब्लड में चला जाता है, तो ऐसे मलेरिया, तो इसको हो गया मलेरिया। ठीक है, अब ना एक और होता है, अगर किसी इंसान को पहले से ही मलेरिया है उसके ब्लड में, और जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है, ठीक है, वो उसको मलेरिया, मतलब उसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है उसकी बॉडी में, तो अगर वो उसको उसका ब्लड सक करेगी, यानी कि उसका ब्लड को पिएगी वो मच्छर, तो उसके खून, इंसान के खून के थ्रू उसके बॉडी में वापस से प्लाज्मोडियम चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बॉडी में प्लाज्मोडियम हो गया, तो ये अब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के पास जाएगी, उसका ब्लड सक करेगी, तो इसके सलाइवा के थ्रू तो वो वापस उसकी बॉडी में चला जाएगा, तो ऐसे फैलता है मलेरिया। ठीक है, when a female anopheles bites a person suffering from malaria, it collects the plasmodium along with the victim's blood। तो यही बोल रहा है कि जब मॉस्किटो किसी को खाती है, किसी को, तो उसके ब्लड के थ्रू उसके अंदर आ जाता है प्लाज्मोडियम। these germ multiply in the mosquito body। ठीक है, ये जर्म होते हैं जो प्लाज्मोडियम है फीमेल एनोफिलिस बॉडी, इसके बॉडी के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्दी पर्सन प्लाज्मोडियम आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सनस ब्लड। तो अगर ये अगली बार किसी हेल्दी पर्सन को खाती है, मतलब उसको काटेगी, तो वापस से उसके ब्लड में चला जाएगा, उसके सलाइवा के थ्रू उसके ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो अब आता है अगला एल्गी। एल्गी आर ग्रीन एंड बिलोंग टू द प्लांट ग्रुप। जो एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं और ये प्लांट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी कि प्लांट में रखे जाते हैं। Algae may be green, blue-green, red, or brown. Some of them are the tiny and most are the big in size. The examples of the microscopic algae are the Chlamydomonas, chlorella and diatom। ठीक है, कुछ एल्गी बड़े होते हैं, कुछ एल्गी छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और डायटम्स। ठीक है, जो क्लोरेला है ना, क्लोरेला क्लोरेला, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी में आता है, यूनिसेलुलर है और ग्रीन एल्गी। ठीक है, और ये ना काफ़ी प्रोटीन होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इसको जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वो लोग अपने साथ ले आते हैं स्पेस में, क्योंकि इनके पास खाने के लिए सही प्रोटीन नहीं मिलता, तो इसको ले आते हैं, तो इसको इसलिए इसको स्पेस एल्गा भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेस एल्गी भी बोलते हैं। Algae are the water-loving green plants found growing in almost all water places like ponds, puddles, lakes, sea, waterfalls, river shore, seashore, in drains, or on stone under dripping or running water, stagnant pool along the moist tree trunk, and wet walls of the building। ठीक है, तो जो एल्गी को ना पानी बड़ा पसंद होता है, यानी कि वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कहीं पे भी मिल जाते हैं जहाँ पे भी थोड़ा सा पानी मिलेगा, जैसे कि पॉन्ड्स में, पर्डल्स में। पर्डल्स मीन्स होता है पोखर,
तुमने देखा होगा पोखर के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है पूरी, तो वो एल्गी होते हैं। लेक्स में मिलेंगे, सी में मिलेंगे, वाटरफॉल्स, रिवर्स, रिवर शोर यानी कि नदी के किनारे, सी शोर समंदर के किनारे, ठीक है। इन ड्रेन्स यहाँ पे पानी मिलेगा थोड़ा सा, ऑन स्टोन्स एंड द ड्रिपिंग और द रनिंग वाटर, पत्थरों के बीच में यहाँ पे पानी चल रहा होगा। स्टैगनेंट पूल यानी कि स्टैगनेंट मीन्स रुका हुआ पानी, यानी कि स्टैगनेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी। ये अलॉन्ग द मॉइस्ट स्ट्रीट है, यहाँ पे भी थोड़ी नमी होगी वहाँ पे मिल जाएगा। और वेट वॉल्स यहाँ पे पानी में थोड़ी दीवारें जहाँ पे गीली होंगी वहाँ पे आ जाता है एल्गी। तो ये रहा क्लोरेला सॉरी क्लोइमाइडोमोनास, और ये रहा क्लोरेला, और ये डाइटम्स। There are the variety of algae colored differently and named according to the color they bear. But all algae include chloroplast in their cell. ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ना एक तरह का पिगमेंट होता है। पिगमेंट, जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है वो ना ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, इस पर क्लोरोप्लास्ट पे जाके लगेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस के बाद इसमें ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। जितने भी ग्रीन पार्ट है ना उनके पास, सबके पास क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। प्लांट्स में भी जितने प्लांट्स हैं और जितने एल्गी हैं उतने उनमें भी। In the addition of chloroplast, certain other pigment may also present to the color them differently. तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ना ग्रीन कलर आता है एल्गी में, ठीक है, लेकिन ये सब में होता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी आर एज फॉलोज, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब ये सारे एल्गी, इन सब में क्लोरोप्लास्ट तो सबसे कॉमन है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे बात है, जब सबके पास क्लोरोप्लास्ट है तो फिर इनका रेड कलर है, इनका ब्राउन कलर, इनका ब्लू ग्रीन कलर है, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर में यानी कि सियान कलर बनता है, ठीक है। तो इनको सियानो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, सियानो बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब सबके पास क्लोरोप्लास्ट है तो सबका कलर ग्रीन क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये देखा है इनके पास अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट टू कलर देम डिफरेंटली। अब ग्रीन एल्गी में केवल क्लोरोप्लास्ट होता है सारा। रेड एल्गी में उनके पास रेड पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होता है और रेड पिगमेंट भी होता है, लेकिन उनके पास क्लोरोप्लास्ट की बजाय रेड पिगमेंट वाला ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनका कलर रेड होता है। ऐसे ब्राउन एल्गी, इनमें फाइकोएरेथ्रिन पिगमेंट होता है जिससे इनको ब्राउन कलर मिलता है। रेड एल्गी में होता है तुम्हारा रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ठीक है। उसकी वजह से, नहीं सॉरी, फियोफाइसिन, ठीक है, उसकी वजह से रेड एल्गी में रेड कलर आता है। फियोफाइसिन होता है, सॉरी, फाइकोरेथ्रिन फियोफाइसिन, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है ब्लू और ग्रीन, यानी कि इनके पास हेट्रोसिस्ट होता है, ठीक है। वहाँ से बनाते हैं ये लोग अपना, मतलब वो हायर पे चला जाएगा, फिर हेट्रोसिस्ट आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी वो या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स आर द मोस्टली फिलामेंटस, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर हैं वो फिलामेंटस होंगे, यानी कि धागा जैसा बना होता है तुम्हारा ऐसा फिलामेंट। देखो जिसमें दिया होगा यूग्लिना में, ये जो होता है ना इसको फिलामेंट बोलते हैं, फ्लैजिला, ऐसा निकला होता है धागा जैसा वो। They are perhaps most common algae growing at all moist places, including moist outer wall along the building, ठीक है। ये हर जगह मिल जाते हैं, यहाँ पे मॉइस्ट थोड़ा सा पानी मिलेगा, नमी सा होगा, वहाँ पे जाएंगे। फॉर्मिंग अ स्कम और द स्लाइमी सर्फेस, तो देखा होगा तो यहाँ पे काई जम जाती है, तो वहाँ पे थोड़े स्लाइमी स्लाइमी फिसल जाते हैं, तो ये एल्गी की वजह से होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ना उसके ऊपर एक लेयर ऐसा जमा होता है, स्लाइमी लेयर, ठीक है, बहुत पतला सा लेयर होता है, उस पर फिसलते हैं।
ब्लू ग्रीन algae help in the fixation of the nitrogen and thus enrich the soil with the plant nutrition, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और सॉइल में न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ाते हैं प्लांट के लिए। ब्लू ग्रीन एल्गे आर कॉमन इन द फ्लडेड पैडी फील्ड। तो ब्लू ग्रीन एल्गी तुम्हारे जो फ्लडेड पैडी फील्ड मत हो गए तुम्हारे, जहाँ पे राइस वगैरह जो चावल की खेती होती है ना, वहाँ पे जिस जगह पे खेती हो जाएंगी बहुत सारा पानी भरा होता है काफ़ी, लेकिन वहाँ पे राइस चावल की खेती वगैरह हो जाती है, उस जगह को कहते हैं फ्लडेड पैडी फील्ड। ठीक है, जैसे तुम्हारा चावल का खेती या फिर सिंघाड़ा का खेती हो गया, उस जगह को कहते हैं फ्लडेड पैडी फील्ड। बट मल्टी सेलुलर एल्गी आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं करेंगे। Red and the brown algae are common in the sea water and are called the seaweeds। ठीक है, ये सी वाटर में बहुत मिलते हैं कॉमनली, तो उनको सीवीड्स। दे आर द लार्ज इन साइज एंड मे बी फ्यू मीटर इन द लेंथ। सीवीड्स सीवीड्स आर द फूड फॉर द फिश, मरीन एनिमल एंड सम फॉर मैन ऑल्सो। तो जो सीवीड्स हैं, जो रेड और ग्रीन एल्गी हैं, वो फिश के लिए फूड का काम करते हैं, और जो मरीन एनिमल यानी कि जो जानवर खारे पानी में रहते हैं वो लोग उसको खाते हैं। मरीन मीन्स होता है खारा, खारा पानी, मरीन वाटर। ठीक है, एंड सम फॉर द मैन ऑल्सो, और कुछ हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमिनेरिया। ठीक है, एक ब्राउन एल्गी है लेमिनेरिया, रिच इन द आयोडीन, इज यूज फॉर द फूड बाई चाइनीज अंडर द नेम ऑफ द हाइडाई। ठीक है, एंड बाई जापानीज अंडर द नेम ऑफ द कॉम्बू। ठीक है, तो जो ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया नाम है एक ब्राउन एल्गी, तो वो आयोडीन में बहुत, मतलब उसमें काफ़ी सारा आयोडीन की मात्रा होती है, तो ये चाइनीज़ लोग उसको एक फूड की तरह यूज़ करते हैं, उसको नेम बोलते हैं हाइदाई। ठीक है, और जो जापानीज़ लोग हैं उसको कॉम्बू बोलते हैं। ईटिंग लेमिनेट सेव्स देम फ्रॉम द गोइटर। तो गोइटर एक बीमारी है, गोइटर, इसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग। ठीक है, ये जो गले पे ना स्वेलिंग आ जाती है तो वो उसको गोइटर बोलते हैं, वो आयोडीन की कमी से जो होती है। सीवीड्स आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स एज वेल। जो सीवीड्स हैं उनको फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डाइटम्स पे। ठीक है, डाइटम्स आर द यूनिसेलुलर एल्गल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमन इन द फ्रेश एंड द सी वाटर। जो डाइटम्स हैं वो यूनिसेलुलर एल्गी हैं, तो और ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और सी वाटर में भी रहते हैं, यानी कि मरीन वाटर में भी रहते हैं। The cell wall is made up of two halves fitting closely one over the other, much like a soap case। ठीक है, तो ये कैसे अरेंज होते हैं, ये ना ऐसे अरेंज होते हैं, इनकी ना शेप ऐसे होती है डाइटम्स की, एक सोप बॉक्स की तरह। ठीक है, ऐसा। अच्छा, ये पता है ग्रो कैसे करते हैं ये ना, ये जैसे ये एक ऐसा बना है एक, तो ये इसका एक पार्ट जाएगा इधर ऐसा, और इसका नीचे वाला पार्ट हो जाएगा अलग ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे ना एक और अपने आप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और बना लेते हैं और इसको यहाँ पे अलग कर देते हैं, तो ऐसे ये दो बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये आगे फिर से वही रिपीट करेंगे, तो ऐसे करके ये अपना नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है। हम्म। The cell wall is made from a hard material, the silica। ये एक इनकी सेल वॉल होती है, जो इनकी आउटर लेयर होती है सिलिका की बनी होती है, बहुत हार्ड होती है ये, एकदम पत्थर जैसा। विच इज़ ऑल्सो स्मूथ एंड स्लाइमी। ठीक है, तो ये मतलब स्लाइमी होता है, यानी कि ये लिसा जैसा, जैसा काई होता है अगर उस पर फिसल जाते हैं, उस वैसा ही सा ऊपर एक लेयर होता है स्लाइमी। ठीक है, और स्मूथ भी होता है, मतलब एकदम चिकना सा होता है, स्मूथ। दे आर सैंडी इन अपीयरेंस, देखने में भी थोड़ा रेतीला सा होता है। कॉमनली कॉल्ड एज डाइटमिशियस अर्थ। ये इनको कॉमनली डाइटमिशियस अर्थ बोलते हैं। ये डाइटम्स की डिफरेंट शेप्स। ठीक है,
अब कुछ ना यूजफुल एल्गी के बारे में देखते हैं। दे एक्ट एज अ सोर्स फॉर फूड, source of food for the human as well animals. For example, kelp is a rich in the source of iodine. ठीक है, kelp ये ना फूड के लिए काम करते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए। जैसे कि कैल्प नाम एल की है, वो आयोडीन में काफ़ी रिच होती है। तो आयोडीन के लिए हमारे दो एल की हो गए, लेमिनेरिया, ठीक है, और कैल्प। ठीक है, ये दो हम खा सकते हैं। दे गिव आउट ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स इन वाटर। अब क्योंकि ये इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, सनलाइट पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, वाटर में जो एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे। ठीक है, एटमोसफेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे। Some algae are used to purify air during the space flight or as a food and a research material. कुछ algae ना एयर को प्योरीफाई करने में काम आते हैं स्पेस फ्लाइट में, यानी कि जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन बनाने का काम कर लेते हैं, क्योंकि लाइट तो है लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और एज अ फूड एंड रिसर्च मटेरियल, फूड और रिसर्च मटेरियल के लिए, फूड में आपका ये तो लेमिनिया और कैल्प है। Extracts from the algal cell are used in the medicine, cosmetic, paper manufacturing और paints। ठीक है, algal cells ये मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग और पेंट्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, shells of the diatoms are used in making glass and porcelain। ठीक है, तो ये कांच वगैरह ना, जो डाइटमेशियस अर्थ है वो उससे कांच वगैरह बना लेते हैं, ग्लास वगैरह। और पोर्सिलिन एक एक ना स्पेशल टाइप की जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो वास वगैरह बनाते हैं खूबसूरत वाले, मतलब उस पर डिज़ाइन वगैरह करते हैं वास पे, तो वो उसके लिए काम करते हैं। वो ना वाइट वाइट कलर का बनता है, उस पर ना डिज़ाइन करते हैं, तो काफ़ी महंगे में बिकते हैं फिर वो। हार्मफुल एल्गी। ठीक है, एक्सेस एल्गी ग्रोथ कैन मेक द फ्लोर स्लिपरी। अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी एल्गी की ज़मीन पे तो स्लिपरी हो जाएगा। ठीक है, एल्गल ग्रोथ मेक्स वाटर क्लाउडी एंड हार्म एंड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, जो पानी में अगर बहुत सारी एल्गी हो गई तो पानी पीने लायक नहीं बचेगा ना। ठीक है, वो मतलब क्लाउडी क्लाउडी यानी कि सफ़ेद सफ़ेद सा पानी हो जाएगा, तो वो पानी पीने लायक नहीं बचेगा। द algal growth in the water result in eutrophication and the destruction of the ये गलत लिखा है, ई नहीं होगा, ए होगा, एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इस टर्म का मतलब समझते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। अब ना एक चीज़ इमेजिन करो, एक तालाब है, ठीक है, उसमें पानी भरा है, केवल केवल पानी है और कुछ नहीं है, कोई प्लांट वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, केवल बस यहाँ तक पानी भरा है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आ गए। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स आ गए। ठीक है, धीरे धीरे किसी वजह से कोई भी, फिर उसमें कहीं मछलियाँ आ गई, कहीं से फिश वगैरह आ गई, तो उन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगी। ठीक है, और मान लो अब वो तालाब मान लो जंगल में कहीं बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से लकड़ी गिरी, पानी में गई, तो यहाँ पे नीचे लकड़ी आ गई। ठीक है, और सारी लकड़ी, पत्थर भर आए बाहर से। ठीक है, अब आसपास की जो मिट्टी है वो ऐसे गिरती गई इसमें और मिट्टी भर गई। अब क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे जब चीज़ इसमें भरती जाएंगी तो एक टाइम बाद ये तालाब पूरा ज़मीन में बन जाएगा, वहाँ से पानी चला जाएगा, और जो लाइफ होगी ना वहाँ से, जो मछली या फाइटोप्लैंक्टन्स थे, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पूरी जितनी लाइफ थी वो ख़त्म हुई, और यहाँ पे एकदम सॉलिड ज़मीन बन गई ऐसे। ठीक है, यहाँ पूरी ज़मीन बन गई, तो इस पूरी प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इसका घाटा ये होता है कि इसमें जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाटिक लाइफ, यूट्रोफिकेशन
एल्गल ग्रोथ, अब बहुत सारी एल्गी भी आ सकती है, जैसे मैंने फाइटोप्लैंक्टन बोला वो एक एग्जांपल था, क्योंकि बहुत सारी एल्गी इसमें इकट्ठी हुआ तो वहाँ पूरी जो लाइफ थी एक्वाटिक वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अभी ना इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम फंजाई से शुरू करेंगे।